पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग देशों में अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त बनाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। पहले कोविड महामारी और फिर उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई आसमान छूने लगी है। छोटी छोटी आम सी जरूरत जैसे कि कपड़े, खाना, गैस, बिजली, इन सब की कीमतें बढ़ी हैं। बढ़ती हुई कीमतों को अब नीचे ला पाना मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई से केवल आम लोगों का बजट ही नहीं बिगड़ा है, बल्कि बड़े उद्योगों के लिए भी मुश्किलें काफी बड़ी हैं, जिसके चलते व्यापार में निवेश करने वाले लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। साल 2024 के अंत में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि महंगाई पर लगाम लग जाएगी। आने वाला साल यानी कि साल 2025 में महंगाई में किसी ना किसी तरीके से सही ढंग से काबू पा लिया जाएगा। लेकिन नए आंकड़ों ने इस उम्मीद पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। जनवरी के महीने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सबको चौंका दिया है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जा ने ये स्वीकार किया है कि हम महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेंगे कि आखिर महंगाई क्या है। किसी चीज की कीमतों के बढ़ जाने पर क्या उसे महंगाई कहते हैं, या फिर इसमें कुछ और भी ऐसे पहलू हैं जिनके जुड़ जाने से उसे महंगाई की संज्ञा में लिया जाता है। इसको समझने के लिए हम आपको लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन के लेखक स्टीफन किंग की कुछ बातें बताएंगे, जो उन्होंने अपनी किताब में दर्ज की है। स्टीफन किंग अपनी किताब में कहते हैं कि कोविड के बाद से सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। स्टीफन कहते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पैसे की कीमत को घटा देता है। जब चीजों की कीमत 5% से बढ़ती है तब महंगाई होती है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और आपके पैसे की वैल्यू भी घट जाती है। इसे ऐसे समझिए कि हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने खर्च करता है, इसलिए सबके लिए एक मापदंड महंगाई को मापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आम जरूरतों की चीजों के दाम हर महीने मॉनिटर करके ये पता जरूर लगाया जा सकता है कि महंगाई का असर जेब पर कितना हो रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की प्रमुख आर्थिक सलाहकार विकी प्राइस के मुताबिक महंगाई की तस्वीर इस समय क्या है। वो बताती हैं कि 15 साल पहले कई नीतिकारों की समस्या महंगाई नहीं थी, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उभरा वित्त संकट और बैंकों को बचाने की थी। दुनिया भर में आर्थिक संकट के बाद कई बिजनेस ऐसे थे जिन्हें भारी नुकसान हुआ था और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी गई, जिसके चलते धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन उसी के ठीक बाद कोविड महामारी आ गई। पूरी तरह से शटडाउन हुआ था। लोग सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वहीं फैक्ट्री प्रोडक्शन का काम नहीं कर पा रही थी। इससे अचानक डिमांड और सप्लाई दोनों पर ही खासा असर पड़ा। सभी तरह की सेवाएं रोक दी गई। ऐसे में हवाई यात्रा भी बंद हो गई, जिसके चलते तेल की जरूरत भी कम हो गई। तेल की कीमत बिल्कुल गिर गई। एक बैरल की कीमत -$37 हो गई थी। ऐसे में तेल निर्माता तेल को संभालने के लिए सिर्फ पैसे दे रहे थे। डिमांड और सप्लाई पर भी भारी असर पड़ा था। डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई की समस्या खड़ी हो गई, जिसके चलते हुआ ये कि महंगाई उस स्तर को छू गई जहां दशकों तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में सभी उद्योगपतियों ने यही सोचा कि जैसे ही स्थिति सामान्य होने लगेगी, वैसे ही फैक्ट्री में उत्पादन को बढ़ा दिया जाएगा और मांग पूरी कर दी जाएगी, जिससे इस समस्या का भी हल निकल जाएगा। लेकिन जैसे तैसे कोविड महामारी से 2 साल लड़ते हुए स्थितियां सामान्य होने लगी। ठीक उसी के बाद रूस ने यूक्रेन से युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि गैस और तेल की किल्लत होने लगी। एक बार फिर डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन बिगड़ने लगी। फिर तेल की कीमतें बढ़ने लगी, जिसके चलते बाकी की चीजों की कीमतों में भी बढ़त होने लगी। पश्चिमी देशों से लेकर दुनिया के अन्य देशों में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि तेल, गैस और बिजली की कीमतों में आया बदलाव। दूसरा कारण था कि भोजन पानी की सामग्री की कीमतों में बढ़त।
10 सालों में पहली बार दुनिया के नीतिकारों को कुछ अहम कदम उठाने पड़े, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई। लोगों का मानना था कि समय और समस्या को देखकर या भांपकर सही कदम सही समय से नहीं लिए गए। कोविड महामारी के बाद जब लोग काम पर वापस लौटे तो उन्होंने महंगाई को देखते हुए ज्यादा वेतन की मांग की, जिसके कारण हालात और पेचीदा हो गए। विकी प्राइस इस पर कहती हैं कि पश्चिमी देशों में महंगाई की दर थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अभी भी सरकार लक्ष्य से बहुत दूर है। वो मानती हैं कि अगर ब्याज दर कम नहीं हुए तो फिर लोग इन्वेस्ट करने से कतराने लगेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को उसका फायदा ना मिले तो फिर वो निवेश करेगा ही क्यों, जिससे एक बड़ी मंदी भी आ सकती है। इससे ये तो समझ आता है कि अगर ब्याज दर बढ़ाई जाएंगे तो इससे मंदी आने का एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतिकार ब्याज दर को बढ़ाना ही हल क्यों समझते हैं? इस सवाल के जवाब में डच बैंक की आईएनजी की चीफ इकोनॉमिस्ट मैरिको ब्लूम वो ये कहती हैं कि केंद्र बैंक ब्याज दर को कंट्रोल करती है। जब ये बैंक ब्याज दर को बढ़ा देते हैं, इसका असर आम लोगों की जेब पर ही नहीं बल्कि कंपनियों और सरकार पर भी पड़ने लगता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि मांग कम हो जाती है। ब्याज दर अगर कम हो जाए तो आम लोग और कंपनियां ज्यादा कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, क्योंकि कर्ज सस्ता हो जाता है। दुनिया में आई मंदी के बाद सेंट्रल बैंकों ने यही किया था ताकि लोग ज्यादा खर्च करें, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ता है तो कर्ज लेना आसान नहीं रहता। कुल मिलाकर इसका असर ये है कि व्यवस्था में पैसे का लेन देन कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर भी काफी फर्क पड़ता है। जब ब्याज दर बढ़ती है तो उस देश की करेंसी की कीमत भी बढ़ जाती है। जो उत्पादक अपना माल निर्यात करते हैं उनका सामान कस्टमर के लिए महंगा हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ एकदम नहीं होता। सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो 1 या 2 साल बाद ही इसका असर बाजार में देखने को मिलता है। सेंट्रल बैंकों ने साल 2023 में ब्याज दर बढ़ाया था, जिसका असर साल 2025 की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। आपकी जेब पर इस ब्याज दर का क्या असर पड़ा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।